Hello everyone. In this particular video, we are going to start the chapter number 10 of history for class 7th, that is 18th century political formations. If you look at the map 1 and 2 closely, you will see something significant happening in the subcontinent during the first half of 18th century. तो इसमें बात हो रही है फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी की. अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो पर्टिकुलरली ये चैप्टर जो है हमें बताएगा कि किस तरह से इंडिया में जो रूलर्स हैं वो चेंज हुए, कैसे पहले मुग़लों का रूल था, उसके बाद जो है ब्रिटिशर्स ने किस तरह से अपने पैर जमाने शुरू किए इंडिया में. एज अ ट्रेडर वो आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इंडिया पे कब्ज़ा करना शुरू कर दिया था ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी. वही सब हम इस चैप्टर में रीड करने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि मैप 1 और 2 को अगर क्लोजली हम देखें तो इसमें कुछ सिग्निफिकेंट दिखता है हमें कि फ़र्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में यानी 1750 तक जो है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मुग़ल एम्पायर जो इतनी बड़ी एक्सटेंट में फैली हुई थी इंडिया में, उस मुग़ल एम्पायर का कहीं ना कहीं जो कंट्रोल था इंडिया के ऊपर वो छूटता जा रहा था. कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ रही थी और दूसरी ताकतें जो है वो हावी हो रही थी मुग़ल एम्पायर के ऊपर. तो फर्स्ट मैप में हम देख सकते हैं कि मुग़ल एम्परर्स का जो एक्सटेंट था, मुग़ल एम्पायर का जो एक्सटेंट था वो कहाँ से कहाँ तक था. ऑलमोस्ट पूरा इंडिया उसने कवर किया था. लेकिन अगर हम सेकंड मैप की बात करें तो सेकंड मैप में हम देख सकते हैं कि ये जो कुछ प्रोविंसेस थी या कुछ स्टेट्स जो थे वो इंडिपेंडेंट बन गए थे और मुग़ल एम्परर के कंट्रोल से बाहर चले गए थे. By 1765, notice how another power, the British, had successfully grabbed the major chunks of territory in the eastern India. तो हम देख सकते हैं 1765 तक जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सक्सेसफुली ग्रैब कर लिया था, सक्सेसफुली उन्होंने छीन लिया था एक तरह से मुग़ल टेरिटरी का बहुत बड़ा पार्ट. What these maps tell us that the political condition in the 18th century India changed quite dramatically and within the relatively short span of time. यानी बहुत ही कम समय में जो शासन है, जो सत्ता है, वो ब्रिटिशर्स के हाथ में चली गई थी. In this chapter, we will read about the emergence of new political group in subcontinent during the first half of the 18th century, roughly from 1707 when Aurangzeb died till the battle ऑफ पानीपत इन 1761. तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं. औरंगजेब की डेथ हुई थी 1707 में. वहाँ से लेकर हम थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो कि अंग्रेज़ों ने लड़ा था और 1761 में वहाँ तक की हम जो जर्नी है एक तरह से इंडिया की वो देखेंगे कि क्या क्या हुआ था मुग़ल एम्पायर में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्राइसिस ऑफ द एम्पायर एंड द लेटर मुगल्स. तो हम देखेंगे कि बाद के मुग़ल एम्परर्स कौन थे. लेटर मुग़ल का मतलब यहाँ पर है कि जब मुग़ल एम्पायर का एंड हुआ तो उस समय के या उससे थोड़े से पहले के जो मुग़ल एम्परर्स थे, क्या हुआ उनके साथ, क्यों इतनी बड़ी एम्पायर जो है वो कमज़ोर पड़ गई बाहरी ताकतों के सामने. तो वो सब हम रीड करेंगे इन दिस चैप्टर. In chapter 4, you saw how the Mughal Empire reached the height of the success and started facing a variety of crises towards the closing year of 17th century. आप 4 चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में कि कैसे धीरे धीरे जो है हुमायूं के बाद जो है अकबर ने अपना पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट कर लिया था इंडिया में आकर, और एज अ रूलर वो बहुत ही सक्सेसफुल हो रहे थे. तो ऐसा क्या हुआ, दीज वर कॉज्ड बाय द नंबर ऑफ फैक्टर्स. और ऐसा क्या हुआ कि क्लोजिंग ईयर ऑफ 17th सेंचुरी यानी 17th सेंचुरी के एंड की अगर हम बात करें तो तब तक जो है मुग़ल एम्परर्स जो है बहुत वीक पड़ गए थे. दीज वर कॉज्ड बाय अ नंबर ऑफ फैक्टर. तो इसके बहुत सारे रीजंस थे मुग़ल एम्पायर के वीक पड़ने के. एम्परर औरंगजेब had depleted the military and financial resources of his empire by fighting a long war in Deccan. तो एम्परर औरंगजेब जो था उसने दक्षिण में बहुत लंबे लंबे युद्ध लड़े थे. तो युद्ध में अगर हम किसी भी एम्पायर की बात करें या किसी स्टेट की बात करें, अगर हम युद्ध लड़ते हैं तो युद्ध में बहुत सारी हमारे रिसोर्सेज जो है वो चले जाते हैं, डिप्लीट हो जाते हैं. तो औरंगजेब के साथ भी ऐसा ही हुआ. तो उस टाइम जो एम्परर थे वो औरंगजेब थे और उन्होंने अपने वो जो है उन्होंने बहुत
डिप्लीट हुए, उनके रिसोर्सेज बहुत, मैं कहूँ बहुत खर्च हुए उनके, चाहे मिलिट्री हो या फिर उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। तो ये दोनों ही चीज़ें एक एम्पायर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, और युद्ध के दौरान औरंगजेब ने इन दोनों चीज़ों को खो दिया, और अंदरूनी तरीके से कह सकते हैं कि एम्पायर जो है वो कमज़ोर पड़ गया। ना उसके पास अब मिलिट्री उतनी स्ट्रॉन्ग थी और ना ही उसके पास कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे। Under his successor, the efficiency of the imperial administration broke down. It became increasingly difficult for the later Mughal emperors to keep check on their powerful mansabdars. तो क्या हुआ कि जब एम्पायर कमज़ोर पड़ जाती है तो कहीं ना कहीं उसके सक्सेसर जो है, दूसरा रीज़न ये था कि जो सक्सेसर्स थे, यानी जो औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए, वो उतने एफिशिएंट नहीं थे, या वो उतने स्किलफुल नहीं थे कि वो इतनी बड़ी एम्पायर को संभाल पाते, और इस वजह से भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अधिकारी हैं, वो खिलाफ हो गए मुग़ल एम्पायर के, और ये बहुत मुश्किल हो गया मुग़ल एम्परर्स के लिए टू कीप एन चेक ऑन मनसबदार्स। मनसबदार टर्म्स आपको चैप्टर 4 में रीड करवाई है मैंने। मनसबदार का मतलब होता है कि कोई भी उनका ऑफिशियल या एक पोस्ट दे दी जाती है मनसबदार की, उसको एक इट इज़ अ रैंक ऑफ ऑफिसर्स इन मुग़ल एम्पायर। तो नोबल्स अपॉइंटेड एज गवर्नर्स, जो नोबल्स थे, जो बड़े बड़े राजघरानों से संबंध रखते थे, उनको गवर्नर बनाया था मुग़ल एम्परर्स ने। ऑफन कंट्रोल द ऑफिसेज ऑफ रेवेन्यू। तो ये जो नोबल्स थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, ये क्या कंट्रोल करते थे? जितने भी रेवेन्यू ऑफिसेज होते थे, यानी जो टैक्स कलेक्ट करने वाले ऑफिसेज थे, वो कलेक्ट करते थे मनसबदार या सूबेदार, एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, दीवानी एंड फौजदारी एज वेल। तो जितने भी शाही परिवार के लोग थे, या नोबल्स थे, बड़े बड़े अधिकारी थे, वो मिलिट्री को देखते थे और वो ही रेवेन्यू कलेक्ट किया करते थे। दिस गेव देम एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। तो हम कह सकते हैं नोबल्स के हाथ में, जब रेवेन्यू उनके हाथ में है, मिलिट्री उनके हाथ में है, तो उनके हाथ में एक तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री तीनों पावर हैं जो कि एक रूलर बनने के लिए चाहिए। तो कहीं ना कहीं मुगल्स ने अपने नोबल्स को, अपने ही शाही परिवार के लोगों को, अधिकारियों को बड़े बड़े ये सारी पावर्स दी हुई थी ओवर द वास्ट रीजन ऑफ मुग़ल एम्पायर, क्योंकि उन्होंने मुग़ल एम्पायर के जो रीजन्स थे वो भी बहुत दूर दूर थे। हमने देखा कि कहाँ से कहाँ तक मुग़ल एम्पायर फैला हुआ था। तो नोबल्स ने भी कहीं ना कहीं धोखा दिया मुग़ल एम्परर्स को एज द गवर्नर्स, कंसोलिडेट देयर कंट्रोल ओवर द प्रोविंसेस। और हुआ भी क्या, कुछ प्रोविंसेस में, कुछ सूबाज में क्या हुआ कि उनके अपने ही नोबल्स ने, अपने ही अधिकारियों ने मुग़ल एम्परर्स के ख़िलाफ़ चले गए वो, और उन्होंने अपना कंट्रोल वहाँ पर एस्टेब्लिश कर लिया। द पीरियोडिक रिमिशन ऑफ रेवेन्यू टू द कैपिटल डिक्लाइंड। और ऑब्वियसली तो जो रेवेन्यू मिला करता था मुग़ल एम्परर्स को, वो उतना रेवेन्यू अब नहीं कलेक्ट होता था, क्योंकि बहुत सारे जो उनके नोबल्स थे वो रिवोल्ट कर गए थे। Peasants and zamindari rebellions in many parts of the northern and western India added to those problems। तो अब जो है, पहले तो नोबल्स अगेंस्ट हुए, उसके बाद जो है पीजेंट्स और ज़मींदार भी कहीं ना कहीं मुग़ल एम्परर्स के रिबेल हो रहे थे, वो भी विद्रोही हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए गए थे। दीज रिवोल्ट्स वर समटाइम्स कॉज्ड बाय द प्रेशर ऑफ माउंटिंग टैक्स। जो टैक्सेस थे जो कि पीजेंट्स पे लगाए हुए थे, वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे। एट अदर टाइम्स दे वर अटेम्प्ट्स बाय पावरफुल चीफ्टैन्स टू कंसोलिडेट देयर ओन पोजीशन। तो वहाँ के जो चीफ्टैन्स थे, वो अपनी पोजीशन कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी ऐसा कर रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उनसे कलेक्ट कर रहे थे, लेकिन मुग़ल एम्परर्स को वो रेवेन्यू, वो टैक्सेस नहीं दे रहे थे, और वो जो है अपने आप को ही रिच बनाने में लगे हुए थे। मुग़ल अथॉरिटीज़ हैड बीन चैलेंज बाय द रिबेलियस ग्रुप इन द पास्ट एज वेल। तो ये जो रिबेलियस ग्रुप था, ये तो विद्रोही ग्रुप था पीजेंट्स और ज़मींदार का, पहले भी मुग़ल अथॉरिटी के लिए एक चैलेंज था, क्योंकि वो टैक्स नहीं देना चाहते थे इतना। But these groups were now able to seize the economic resources of the region to consolidate their position। लेकिन अब जो है ये और भी ज़्यादा prominent रोल में सामने आए। The Mughal emperors after Aurangzeb were unable to arrest the gradual shifting of the political and economic authority। जो मुग़ल emperors है, अब जो है उनके
कंट्रोल में नहीं आ रही थी चीज़ें। औरंगजेब के बाद जितने भी मुग़ल एम्परर्स आए वो उतने पावरफुल नहीं थे कि वो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था मुग़ल एम्पायर के डिक्लाइन होने का। द मुग़ल एम्परर्स आफ्टर औरंगजेब, ये हो चुका है। एंड इकोनॉमिक अथॉरिटी इनटू द हैंड्स ऑफ प्रोविंशियल गवर्नर्स, लोकल चीफ्टन एंड अदर ग्रुप्स। तो बहुत सारे जो एरियाज़ हैं वो लोकल गवर्नर्स के पास चले गए, लोकल चीफ्टन्स के पास चले गए और दूसरे ग्रुप्स के पास चले गए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारी मुग़ल एम्पायर में एम्प्रस की बहुत सारी कमियां रही हैं कि वो अपने एम्पायर को नहीं संभाल पाए। उसके रीजंस जो हैं हमने रीड किए। रिच हार्वेस्ट एंड एम्प्टी कॉफर्स का मतलब ये है कि बहुत सारे उस टाइम के जो राइटर्स थे उन्होंने लिखा है मुग़ल एम्पायर के बारे में कि इतनी बड़ी एम्पायर थी लेकिन उनके जो खजाने थे वो खाली थे। वो क्यों थे खजाने खाली? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े युद्ध लड़े थे और युद्ध में उनका जो सारा पैसा था वो ड्रेन हो गया था। In the midst of this economy and political crisis, the ruler of Iran, और इसी दौरान क्या हो रहा था, तो जो रूलर थे ईरान के, उनका नाम था नादिर शाह। उन्होंने क्या किया? नादिर शाह ने sacked and plundered the city of Delhi in 1739 and took away immense amount of wealth। तो नादिर शाह ने क्या किया? इन्होंने इन्वेड किया दिल्ली को और दिल्ली से बहुत सारी लूटपाट की इन्होंने और बहुत सारा चीज़ें जो है अमाउंट ऑफ वेल्थ, बहुत सारी वेल्थ लेकर चले गए वापस। तो यानी एक तरह से लुटेरे बोल सकते हैं हम इन्हें। और ईरान के रूलर थे बट ये, और इन्होंने दिल्ली से बहुत सारी लूटपाट की 1739 में। उसके बाद इन्वेजन वॉज फॉलोड बाय, और सिर्फ नादिर शाह ने ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसी रेड्स थी जो की गई। अफ़गान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने बहुत बार लूटा है दिल्ली को। हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया 5 टाइम्स, इन्होंने 5 बार इन्वेड किया है नॉर्थ इंडिया को 1748 से लेकर 61 तक। और इनकी लूट जो है वो बहुत बड़े लेवल पे होती थी और ये लूट में कुछ नहीं छोड़ते थे, सब कुछ लेकर चले जाते थे। Already under the severe pressure from all sides, the empire was further weakened by the competition amongst the group of nobles. They were divided into major groups or fractions, the Iranis and तुरानीस। तो जो नोबल्स थे उनमें भी फ्रैक्शन पड़ गया था क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं एम्पायर कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा था। तो कुछ जो नोबल्स थे वो ईरान से आए थे, कुछ जो है वो टुरानीस थे। तो उनमें भी वो टर्किश के कहीं ना कहीं डिसेंडेंट्स थे। तो इसमें भी फ्रिक्शन पड़ गया था कि कौन बेटर हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम द लेटर मुगल एम्परर्स वर पपेट्स इन द हैंड्स ऑफ ईदर वन और द अदर ग्रुप ऑफ 2 पावरफुल ग्रुप्स। तो जो मुगल एम्परर था वो एज अ पपेट काम कर रहा था क्योंकि ये जो 2 ग्रुप थे इनमें फ्रिक्शन पड़ चुका था। तो अगर आपस में ही लड़ाई होने लगे तो फिर तीसरा कोई भी ताकत जो है वो फ़ायदा उठाती ही है, और वही हुआ मुगल एम्परर्स के साथ। The worst possible humiliation came when 2 Mughal emperors, Farrukh Siyar and Alamgir II, were assassinated। इन दोनों भाइयों को मार दिया गया। 2 other, Ahmad Shah and Shah Alam II, were blinded by their nobles। तो हद तो तब हो गई, ये और भी ह्यूमिलेटिंग था कि 2 को मार दिया गया, फारूक सियार को और आलमगीर सेकंड को, और 2 को ब्लाइंड कर दिया गया, अहमद शाह को और शाह आलम सेकंड को। तो ये हद थी क्योंकि मुग़ल एम्पायर कमज़ोर होती जा रही थी, रूलर्स उतने पावरफुल नहीं रहे थे, तो नोबल्स उसका फ़ायदा उठा रहे थे। उसके बाद है इमर्जेंस ऑफ न्यू स्टेट्स। तो बहुत सारी प्रोविंसेस जब उनको लगने लगा कि जो मुग़ल एम्परर्स है वो अब उतने पावरफुल नहीं रहे, तो उन प्रोविंसेस में जितने भी छोटे छोटे राजा थे या छोटे छोटे जो चीफ्टैन्स थे या हेडमैन्स थे, उन्होंने अपने अपने कंट्रोल करने शुरू कर दिए अलग अलग स्टेट्स पे। तो देखते हैं क्या हो रहा था। विद द डिक्लाइन इन अथॉरिटी ऑफ मुगल एम्परर्स, द गवर्नर ऑफ द लार्ज प्रोविंसेस, सूबेदार एंड द ग्रेट जमींदार कंसोलिडेट देयर अथॉरिटी इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो जो सूबेदार्स थे, सूबा के जो लीडर्स थे यानी सूबेदार्स, एंड जो ज़मींदार्स थे, उन्होंने अपनी अथॉरिटी जो है जमानी शुरू कर दी थी डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया में
जिन जिन पार्ट की उनको ड्यूटी मिली हुई थी उनको देख रेख करने की, उन्होंने उस पर अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया. थ्रू द 18th century द मुगल एम्पायर ग्रेजुअली फ्रेगमेंटेड इनटू अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स. तो अगर हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो 18th सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर जो है बहुत सारी नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रीजनल स्टेट्स में बट गया था. यानी बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे राजा जो है वो उभर कर सामने आए. Broadly speaking, the states of the 18th century can be divided into 3 overlapping groups. तो इनको 3 तरह के ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं. States that were old मुग़ल provinces. जो पुरानी मुग़ल प्रोविंसेस थी उसमें 3 स्टेट आते थे. एक था अवध, एक था बंगाल एंड हैदराबाद. ये पुरानी ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस में आते थे और इनका नाम आपने याद रखना है, अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. ऑल्दो एक्सट्रीमली पावरफुल एंड क्वाइट इंडिपेंडेंट, द रूलर्स ऑफ दी स्टेट्स डिड नॉट ब्रेक देयर फॉर्मल टाइज विद द मुग़ल एम्परर्स. तो ये जो तीनों स्टेट थे, अवध, बंगाल और हैदराबाद, इनके जो रूलर्स थे वो डेफिनेटली बहुत पावरफुल थे. एंड बट इन्होंने कहीं ना कहीं मुग़लों से अपने जो रिलेशंस हैं वो ख़राब नहीं किए थे. अपना अलग स्टेट बना लिया था, नो डाउट, बट स्टिल इनके जो रिलेशन थे मुग़ल एम्परर्स के साथ वो अभी भी अच्छे थे. State that had enjoyed considerable independence under the Mughal as a Watan Jagir include several Rajput principalities. और दूसरे टाइप के जो स्टेट्स थे, ऐसे स्टेट आज़ाद हुए, ऐसे स्टेटों ने अपना फ्री अपने आप को कर लिया जो कि मुग़लों के टाइम में भी वो इंडिपेंडेंटली अपना रूल कर रहे थे और जिनको मुगल्स अथॉरिटी के द्वारा वतन जागीर बोला जाता था. राजस्थान में ऐसे बहुत सारे राजा थे जो कि अंडर मुगल्स दे हैव देयर वतन जागीर और इन्होंने भी अपने आप को सेपरेट कर लिया. और लास्ट जो ग्रुप था वो था इंक्लूड स्टेट अंडर द कंट्रोल ऑफ मराठा, सिख एंड अदर लाइक जाट्स. तो जाट, सिख और मराठा जो थे उन्होंने भी अपना वो भी मुग़लों से बिल्कुल अलग हो गए. These were of different sizes and had seized their independence from the Mughal after a long drawn armed struggle. तो इन सभी ग्रुप्स ने, मराठा ने, सिख ने और जाट्स ने, हम देखते हैं अलग अलग टाइम पर मुगल्स के साथ जो है इनके युद्ध हुए और फाइनली इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट ले लिया. उसके बाद हम बात करेंगे द ओल्ड मुग़ल प्रोविंसेस की. मैंने बताया आपको जो फर्स्ट टाइप के स्टेट्स थे जो इंडिपेंडेंट हुए थे वो थे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. तो इन तीनों के बारे में हम रीड करने वाले हैं. अमंग्स द स्टेट्स दैट वर carved out of the old Mughal provinces in the 18th century, 3 stand out very prominently. तो अगर हम पुराने मुग़ल स्टेट्स की बात करें जिसमें जो थे मुग़ल अथॉरिटी के अंडर अलग उन्होंने अपना स्टेट बना लिया था, वो थे अवध, बंगाल एंड हैदराबाद. ऑल 3 states were founded by members of high Mughal nobility who had seen the governors of large provinces. तो 3 इनके गवर्नर्स थे जिन्होंने इन पर अधिकार किया था. वो थे सादत खां जो कि अवध के गवर्नर थे, मुर्शिद कुली खां बंगाल के और आसफ जाह हैदराबाद के. ऑल 3 हैड ऑक्यूपाइड द हाई मनसबदारी पोजीशंस. तो तीनों को ही मुग़ल एम्परर के अंडर हाई मनसबदारी पोजीशन मिली हुई थी एंड इंजॉय द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द एम्परर्स. और इन्होंने मुग़ल एम्परर्स का पूरी तरह से उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जीत लिया था. तो उसके बाद जो है बोथ आसफ जाह एंड मुर्शिद कुली खां हेल्ड ज़ात रैंक ऑफ 7,000 ईच. मैंने आपको बताया था कि मनसबदार में ज़ात रैंक दिया जाता था और अगर हम आसफ जाह और मुर्शिद कुली खां की बात करें तो 7,000 था इनका ज़ात रैंक, वाइल सादत खां का ज़ात रैंक था 6,000 विच इज़ क्वाइट गुड. तो जो कि बहुत ही ऊंचा दर्जा माना जाता था, ऊंची पोजीशन मानी जाती थी. तो इस पार्ट में इतना ही. अगले पार्ट में हम इन तीनों प्रोविंसेस के बारे में अलग अलग रीड करेंगे, हैदराबाद के बारे में, अवध के बारे में और बंगाल के बारे में. So thank you very much for listening me in this part.